ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करई कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। तो आइए हम लोग पेश करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले जाने की घोषणा की थी? दिल्ली दरबार टोटल 3 बार हुआ था। पहला बार दिल्ली दरबार 1877 में, दूसरी बार दिल्ली दरबार 1903 में और तीसरी बार दिल्ली दरबार 1911 में। पहला बार जो गवर्नर जनरल कब कौन थे इस समय? तब फर्स्ट बार जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उस समय लॉर्ड लीटन का कार्यकाल था। इस समय तो जानिए रहे हैं कर्जन थे, क्योंकि 5 में विभाजन हुआ है, बंगाल विभाजन, उस समय कर्जन थे। तो कर्जन का कार्यकाल पहले से ही है, आपको 1898 से लेके 1905 तक है लॉर्ड कर्जन। और थर्ड दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय थे। और इन्हीं के कार्यकाल के समय दिल्ली दरबार जो तृतीय आयोजन हुआ था उसमें जॉर्ज पंचम ने, महाराजा जॉर्ज पंचम जो थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भारत की जो प्रशासनिक देखरेख करना है वो मध्य से करना चाहिए। यानी कहां से? तो उसके लिए कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरण करने की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली बीच में था। भारत के केंद्र में दिल्ली होने के कारण वहां से कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा कर देते हैं। और यह घोषणा जो हुआ था 1911 में। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? आंसर हो गया 1911, यानी बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है 1911 में, क्योंकि घोषणा की बात कर रहा है। और जस्ट अगला साल 1912 में राजधानी दिल्ली हो जाती है। तो बनी कब राजधानी? भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में दिल्ली क्या हो गई? बन गई। घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में। इस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? हाँ, पहिलका में देखिए दिया हुआ है मोहम्मद गौरी वर्सेस खोखरा जनजाति। बी नंबर ऑप्शन है आपका मोहम्मद गजनवी वर्सेस जाटो। सी नंबर है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन 24 नवंबर 1919 दिल्ली में हुआ। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इसमें से आपको असत्य चुनना है। गौरी वापस जा रहा था तो याद आया आपको खोखरो जनजाति से उसका विरोध हो जाता है 1205 ईस्वी में और उसको मार देता है लोग। खोखरो जनजाति क्या करता है? मार देता है। उसी के बाद ना 1205 में हत्या होता है तो उसका दास रहता है, मोहम्मद गौरी का दास रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि जीते हुए क्षेत्र को क्या करता है, वहां का लाहौर में वह अपना राज्याभिषेक करा करके वह गद्दी पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, कह सकते हैं। और वह गुलाम था, दास था,
गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए दास यानी गुलाम होने के कारण उस वंश का गुलाम नाम रखा, गुलाम वंश। और उसमें गुलाम वंश में जितने भी आपको शासक आएंगे सब गुलाम ही रहते हैं। इल्तुतमिश भी गुलाम रहता है, उसके बाद बाकी सारे जो है बलबन वगैरह देखिएगा तो सब दास हैं, इसीलिए गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था, याद आ गया? चलिए ठीक है, तो ये तो सही है, ये तो गलत नहीं है फर्स्ट ऑप्शन। मोहम्मद गौरी को खोखरो जनजाति से क्या हुआ था? खोखरो जनजाति ही मार दिया था 1205 ईस्वी में। बी नंबर आपका ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी वर्सेस जाट। हाँ, तो जब जा रहा था सोमनाथ मंदिर, याद आया कुछ लूट करके, तो जाटों ने क्या किया था, इसे खदेड़ा था, जाटों ने टक्कर लिया था महमूद गजनवी के साथ। ये भी सही है। असत्य कौन है भाई? सी नंबर देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन 1919 में हुआ था। हाँ, दिल्ली में हुआ था 24 नवंबर 1919 को। यह भी सत्य है। याद कुछ आ रहा है? उसमें अध्यक्ष गांधी जी अध्यक्षता किए हुए थे। यह भी सही है। युगांतर पत्रिका, समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? भूपेंद्र नाथ दत्त, दत्ता। और कौन थे प्लस में? वरिंद्र कुमार घोष, ये दोनों लोग थे। इसमें आपका बीडी सावरकर नहीं होगा। बीडी सावरकर क्या किए थे? बीडी सावरकर अभिनव भारत का संपादन किए थे। बीडी सावरकर साहब अभिनव भारत का संपादन किए हुए थे। युगांतर का कौन होगा? भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष। इसलिए आपका डी नंबर जो है असत्य है। असत्य पूछ रहा है तो डी नंबर आपका असत्य है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक उम्र के यानी बुजुर्ग कौन बैठे हुए थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे बूढ़ा आदमी कौन बैठे हुए थे भाई? तो ऑप्शन में आपका है अब्दुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन है आपका पहला अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। दूसरा का ऑप्शन क्या है जी? दूसरा का ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और तीसरा का दादा भाई नौरोजी। और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। डी नंबर जो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस आपका ऑप्शन है। बताइए क्या होगा? सबसे वयोवृद्ध कौन से वह अध्यक्ष हैं जो बुढ़ारी में भी अध्यक्षता किए हुए थे? तो कुछ पता चल रहा है। वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। अब्दुल कलाम आजाद जो है दिल्ली की अध्यक्षता किए थे। दिल्ली में जब हो रहा था 1923 वाला अधिवेशन, उसमें अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद कर रहे थे। और ये सबसे युवा अध्यक्ष है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे भाई मेरे। बदरुद्दीन तैयब जो है ये मद्रास वाला किए हुए हैं। तीसरा का जो अधिवेशन होता है, पहल का तो आप जानिए रहे बंबई में, दूसरा का कोलकाता में, और तीसरा जो है मद्रास में। मद्रास वाला, मद्रास, तो ये आपका हुआ था 1887 में। प्रथम मुस्लिम कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? प्रथम मुस्लिम तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये मद्रास के 1887 वाला जो
अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए हुए थे। दादा भाई नौरोजी ये तो बुजुर्ग थे और इनको 3 बार मौका मिला। पहली बार मौका कब देख लीजिए, तो पहली बार जो सेकेंड अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का 86 वाला, ये कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 1893 लाहौर का। उसके बाद 1906 में भी ये क्या किए हुए हैं, अध्यक्षता कोलकाता। ये दिल्ली नहीं होगा, कोलकाता होगा, कोलकाता। तो आप याद रखिए दादा भाई नौरोजी को 3 बार अध्यक्षता का मौका मिलता है। बस मोबाइल नंबर याद कर लीजिए 8693 1886 में जो कोलकाता का अधिवेशन हो रहा था उसमें किए थे। उसके बाद 93 वाला जो लाहौर का अधिवेशन हो रहा था उसमें अध्यक्षता करने का मौका मिलता है दादा भाई नौरोजी को। और 1906 वाला जो फिर कोलकाता में होता है 1906 में, उसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। और देखिएगा चौथा सुभाष चंद्र बोस जो ऑप्शन है, तो इनसे संबंधित पूछेगा क्वेश्चन। तो ये मध्य प्रदेश के जो त्रिपुरी वाला हुआ था, आप जानते हैं अध्यक्ष पद के लिए एकदम क्या हो गया था, हम बनम, तो वोटिंग डलवा दिया गया था। किसके किसके बीच, तो गांधी जी का जो समर्थक कहिएगा पट्टाभी सीतारामैया थे। गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कराए थे अध्यक्ष बनने के लिए। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के आदमी ये, तो इन्होंने क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। वो बात अलग है कि फिर जो है अध्यक्षता नहीं किए। तो ये मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, तो 1939 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। और ये खास इसलिए है कि अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ था, निर्वाचन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए थे, जीत गए थे। तो आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि सबसे उम्र दराज यानी बूढ़े व्यक्ति कौन थे जो अध्यक्षता किए हुए हैं, तो दादा भाई नौरोजी। वही यदि युवा पूछ देगा तो अब्दुल कलाम आजाद नहीं होगा, अब्दुल कलाम आजाद होगा, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अब्दुल कलाम आजाद होगा। यदि पूछता है कि मुस्लिम, तो याद कर लीजिए मुस्लिम में आपको बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद यदि पूछ देवे कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष के लिए निर्वाचन हुआ था, तो त्रिपुरी का 1939 का अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और पट्टाभी सीतारामैया हार चुके थे। यदि क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि महिला में प्रथम कौन, तो एनी बेसेंट। अब भारतीय महिला पूछ देवे तो गड़बड़ाइएगा नहीं, एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, याद आ रहा है ना, आयरलैंड से आई हुई थी, हाँ आयरिश महिला थी एनी बेसेंट। तो भारतीय अगर प्रथम पूछ दे कि अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू। कब, कानपुर वाला 25 का अधिवेशन नहीं जानते हैं, 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसकी बनी हुई थी। और उसके बाद टोटल कितने लोग कांग्रेस की जो है अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए हैं महिला में, तो 3 नाम याद रखिए। चौथा ऑप्शन आवेगा तो उसको बस वहीं पकड़ लीजिएगा। पहली महिला एनी बेसेंट, ये कोलकाता के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी 1917 वाला। 16 में जानते हैं ना कहाँ हुआ है, 16 में लखनऊ वाला में हुआ है, लखनऊ में अधिवेशन चला है। दूसर का सरोजिनी सरोजिनी नायडू, और ये कानपुर में बनी है। कानपुर वाला भाई लोग जरा शेयर कर दीजिए। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में कांग्रेस के ये प्रथम भारतीय महिला जो है जो अध्यक्षता की हुई है अधिवेशन का, सरोजिनी नायडू। और तीसरका महिला
नलिनी सेन गुप्ता का नाम आता है। नलिनी सेन रट लीजिए, नलिनी सेन, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, ये आपको कोलकाता का अधिवेशन कब, तो 33 वाला, 1933 का अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता। तो याद रखिए ना, 17, 25, 33, 17 वाला एनी बेसेंट कोलकाता, 25 वाला कानपुर सरोजिनी नायडू और 33 वाला कोलकाता में हुआ था अधिवेशन। और नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता एकदम रट लीजिए। चौथा अगर आएगा कोई भी महिला में तो वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही 3 लोग कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। और पूरी तरह से मेरे वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए, दिल खोल करके भाई लोग। पूरा मैं कांग्रेस के अधिवेशन और महत्वपूर्ण कार्य मैं लेकर के आ रहा हूं। जिस तरह से हम गवर्नर जनरल पढ़ाए हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए, उस तरह से आपको पूरी तरह से कांग्रेस के से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एक गो नहीं छूटेगा आपको। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, हाँ भाई जी, विधानसभा है तभी तो कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है केंद्र शासित प्रदेश में। जब तक विधानसभा नहीं होगा तो वहां विधायक नहीं होंगे, और जहां विधायक नहीं होंगे तो वहां मुख्यमंत्री कैसे हो जाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होता है, तो विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश में विधायक हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, तभी तो कोई मुख्यमंत्री बने बैठा है। याद आया कुछ? अरे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कैसे बने हुए हैं, यानी वहां पर विधानसभा है। ऑप्शन देखिए, आप बताइए कौन होगा, एबीसीडी में से बताइए। हाँ, आपका पुडुचेरी में भी आपका विधानसभा है, तभी तो कोई वहां मुख्यमंत्री बना हुआ है। बताइए वर्तमान में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट में जवाब दीजिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, विधानसभा जम्मू कश्मीर में भी है। और एक चीज और जान लीजिए, जहां विधानसभा होता है, स्टेट में तो सारे स्टेट में विधानसभा होता है, लेकिन सारे स्टेट में विधान परिषद नहीं होता है। यूपी बिहार में विधान परिषद है, लेकिन और सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है, लेकिन सभी राज्यों में विधानसभा जरूर होता है। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में देखिएगा, यूनियन टेरिटरी में तो सभी जगह आपको विधानसभा नहीं होता है, मात्र 3 जगह है। वो कौन सा है 3 युग में? पहला दिल्ली आपको बता दिए, पुडुचेरी बता दिए, और जम्मू कश्मीर तीसरा होगा। यानी ये तीनों जगह क्या है, विधानसभा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। हाँ, एक चीज बता रहे थे कि जहां विधानसभा होती है वहां पर राज्यसभा का सीट भी सुरक्षित होता है, यानी उस क्षेत्र से राज्यसभा में सदस्य को भेजा जाता है। राज्यसभा कहाँ? हाँ, दिल्ली में जो राज्यसभा है, लोकसभा, राज्यसभा, तो उस राज्यसभा में जो पार्टी जितनी सीटें जीतती है वह अपने उसी अनुपात से अपना सदस्य को राज्यसभा में भेजती है। यानी कि हर एक राज्य का सीटों का बंटवारा किया हुआ है, किसके तहत? तो अनुसूची 4 में आपको राज्यसभा की सीटों के बंटवारा के बारे में पढ़ना है। हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे डिटेल। 4 गो जम्मू कश्मीर में, दिल्ली से राज्यसभा के 3 गो सीट सुरक्षित है और पुडुचेरी से 1 गो। ओके, किस संधि के द्वारा मराठा प्रशासन का प्रधान पेशवा को बना दिया जाता है? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर सालबाई की संधि, और डी नंबर में आपका है संगोला की संधि।
संगोला की संधि। कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ याद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि कौन सा वह संधि है जिसके तहत मराठाओं का प्रशासन का प्रमुख पेशवा को बना दिया गया। सुगौली की संधि जो हुई है उससे आंग्ल नेपाल युद्ध विराम किया गया है। कौन सा? फर्स्ट आंग्ल नेपाल युद्ध। ये कब से कब आंग्ल नेपाल युद्ध चल रहा था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816। और 1816 में क्या किया जाता है? तो सुगौली की संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध को विराम दे दिया जाता है। हाँ, अंग्रेज किसी को भी नहीं छोड़े थे, नेपाली को भी नहीं छोड़े थे, गोरखा को भी नहीं छोड़े थे। सनरौज की संधि ये आपको 1737 में हुई है। मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस बाजीराव फर्स्ट। हाँ, वही रंगीला जो रंगीला बादशाह था। मुगल काल में बहुते बादशाह था। फर्रुख सिंह रंगीला बादशाह एको कानून नहीं करता था, आराम से खाली बस बैठल रहता था कुर्सी लगा के, आ कहता था चलो बसंती, आने बोतल धैले रहता था, ढारते रहता था, रंगारंग कार्यक्रम चलाते रहता था, इसीलिए इसका नाम है रंगीला बादशाह। तो 1737 में मोहम्मद शाह रंगीला और बाजीराव फर्स्ट ने सनरौज की संधि की थी। सालबाई की संधि तो आप जानबे कर रहे हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन सालबाई की संधि से होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब? 1775 से 82 तक चला था। और इसी समय किसके किसके बीच ये संधि होता है? सालबाई की संधि। तो उस समय महादजी सिंधिया जो रहते हैं, बार भाई परिषद का प्रमुख रहते हैं। महादजी सिंधिया और किसके बीच? तो गवर्नर के बीच होगा वारेन हेस्टिंग उस समय है। हाँ, 85 तक वारेन हेस्टिंग रहेगा। वारेन हेस्टिंग्स रहता है। अब 85 तक ये रहेगा। 86 में कर्नवालिस आता है। याद कुछ आ रहा है? संगोला की संधि, संगोला यही है आपका मराठा का वास्तविक प्रधान पेशवा बन जाता है। और उस समय कैले कौन था जी? तो एगो बहुते देहचोर था, छत्रपति, देहचोर छत्रपति था, राजा राम द्वितीय, राजा राम सेकेंड। और किसके बीच होता है? उस समय पेशवा के पद पर कौन थे? बालाजी बाजीराव, यानी तीसरका पेशवा बाला जी बाजीराव। ये दोनों लोग के बीच कब होता है? तो 1750 में ये संधि होती है। संगोला की संधि 1750 में होती है। ये राजा राम द्वितीय जो है ना 48 में बनल था, 1748 में ही बना था नए। और ये जो है अपना सब प्रशासनिक कार्यभार कहता है कि ये लीजिए, थोप देता है, आप ही चलाइए, बालाजी बाजीराव को। और ये जो है उस समय से वास्तविक मराठा प्रशासन का, पेशवाओं का एक तरह से कार्यकाल चालू हो जाता है। हेड जो हो जाते हैं छत्रपति नहीं पेशवा हो जाएंगे। और लगातार देखिएगा इनके बाद और भी कई पेशवा जो है कार्यकाल को देखते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, संगोला की संधि। याद कर लीजिए, सुगौली की संधि दूसर है, नेपाल वाला है सुगौली की संधि। ये जो है मराठा पेशवा को जो वास्तविक प्रधान बना देता है 1750 में, इस संगोला की संधि है। संगोली में गड़बड़ाइएगा नहीं। सनरौज की संधि 1737 में मोहम्मद शाह रंगीला और ये बाजीराव फर्स्ट के बीच हुआ है। सालबाई की संधि आप नहीं याद करिएगा तो आपको साल ओढ़ा देगा जाड़ा के दिन में भी। हाँ,
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में होता है, क्योंकि उस समय एक और युद्ध चालू हो गया था, आंग्ल जो मैसूर युद्ध सेकंड चालू हो गया था। कब से कब? तो 80 से 84। हाँ, 80 से 84। उसी समय क्या किए, 82 में मराठाओं से संधि करना उचित समझे अंग्रेजों ने। आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा संगोला की संधि 1750। निम्न में से किसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी? बाबा साहेब कौन सी स्थापना किए हुए थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी ए में है, बी में आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी में स्वराज पार्टी और डी में है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ। बताइए, गेस कीजिए। तो आपको भी मालूम है कि स्वराज पार्टी तो होगा नहीं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं होगा, तो बता दीजिए बाकी ए और डी में से कौन सा होगा? कुछ तो गेस कर रहे होंगे आप भी। अनुसूचित जाति से आपको पता चल रहा होगा कि ये हो ना हो भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा ही क्या है, स्थापना किया हुआ है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये आपका जवाब होगा, डी नंबर जवाब होगा। आप जीत गए। तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ के तब बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, इसकी स्थापना किए हुए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, स्वराज पार्टी का। तो आप जान रहे हैं ना, हाँ, C.R. दास 1 जनवरी 1923 में 22 में असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, उसी से खिसिया करके गांधी जी से, और स्वराज पार्टी का स्थापना किए हैं किसने? चित्तरंजन दास। प्लस में आपको मोतीलाल नेहरू, और उनके साथ में विठल भाई पटेल भी थे। विठल भाई पटेल गुजरात से है, पटेल, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो C.R. दास अध्यक्ष थे, और सचिव कौन थे? अध्यक्ष। और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू सचिव थे इस पार्टी का। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ है। वही प्रयागराज इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ है। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने मिल करके स्वराज पार्टी का स्थापना किए हुए हैं। आगे देखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, तो यादें कर लीजिए 1925 में M.N. राय के द्वारा, भैया M.N. राय के द्वारा इसकी स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में M.N. राय के द्वारा किया गया है। M.N. राय संविधान सभा में सदस्य भी थे जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के 1934 में जयप्रकाश नारायण प्लस में आपको मीनू मसानी का नाम आता है, और आचार्य नरेंद्र देव आचार्य नरेंद्र देव। तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। जयप्रकाश नारायण ने कहा समाजवादी ही क्यों, पुस्तक का नाम है। जयप्रकाश नारायण साहब ने समाजवादी पर पुस्तक लिखा है, समाजवादी ही क्यों। और आचार्य नरेंद्र देव ने भी एक पुस्तक लिखा है, समाजवादी और राष्ट्रीय आंदोलन, वादी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये किसकी पुस्तक है? नरेंद्र देव का, आचार्य नरेंद्र देव का। ये तीनों लोग मिल करके, JPN जयप्रकाश नारायण और ये मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव ने तीनों मिल करके 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किए हैं। और भी पार्टी है समाजवादी से संबंधित, आइए हम लोग देखते हैं। जिसे भारत समाजवादी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है,
विज्ञान समाजवादी के संस्थापक कार्ल मार्क्स, जिसने 10 कैपिटल की रचना की है, कार्ल मार्क्स, हाँ वही रूस वाले। क्रांतिकारी समाजवाद के संस्थापक लेनिन को कहा जाता है। ये पूरी तरह से क्रांतिकारी था। लेनिन क्या था? क्रांतिकारी था। तो क्रांतिकारी समाजवाद के संस्थापक लेनिन को कहा जाता है। आदर्शवादी समाजवाद के संस्थापक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। फ्रांसीसी समाजवाद के संस्थापक सेंट साइयन को कहा जाता है। फेबियन समाजवाद के संस्थापक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कहा जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कहा जाता है। भारत समाजवाद का संस्थापक जयप्रकाश नारायण, विज्ञान से कार्ल मार्क्स, विज्ञान से कार्ल मार्क्स। क्रांतिकारी समाजवाद के लेनिन, क्रांतिकारी समाजवाद के लेनिन। आदर्शवादी समाजवाद के संस्थापक रॉबर्ट होता है। फ्रांसीसी समाजवाद के सेंट साइयन और समाजवादी के और फेबियन समाजवादी के संस्थापक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? वह कौन सा ऑप्शन है जिसमें राज्यसभा की कोनो भूमिका नहीं है? पहिलका, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें राज्यसभा की भूमिका होती है? होती है। उपराष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, वोटिंग दोनों जगह होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह उनका। बी नंबर ऑप्शन, अध्यक्ष के निर्वाचन में, यानी ये अध्यक्ष मतलब लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहा है, घबराइएगा नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन में, तो लोकसभा के लिए अध्यक्ष चुना जा रहा है तो लोकसभा के आदमी ना वोट देगा? राज्यसभा के सदस्य को उसमें क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। तो हाँ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऐसे बाकी आगे भी ऑप्शन हम लोग देखेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन पर निगाह डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के फंसा देता है। राष्ट्रपति के महाभियोग में, सी नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रपति के महाभियोग में। तो जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है तो संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, दोनों सदनों में, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो इसमें राज्यसभा की भूमिका है महाभियोग के टाइम में। डी नंबर ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया लाई जाती है, तो दोनों सदनों में लाई जाती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो इसमें भी राज्यसभा की भूमिका नजर आ रही है। लेकिन बी नंबर जो आपका ऑप्शन है अध्यक्ष का, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका लोकसभा का अध्यक्ष का, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन में, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन हो रहा है, तो इसमें लोकसभा के सभी दल, यहाँ बहुमत दल नहीं, सभी दल के लोग क्या करते हैं, इसमें चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसलिए राज्यसभा के सदस्य की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, माउंट कंचनजंगा के लिए सत्य है। जो कंचनजंगा है ना, हिमालय, हाँ हिमालय की चोटी है कंचनजंगा, उसके संदर्भ में कौन सी कथन जो है सत्य है? ए में लिखा हुआ है ऑप्शन, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी तो एवरेस्ट है। ऊंचाई उसका कितना है एवरेस्ट का? एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है मेरे भाइयों? तो 8848 मीटर। सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट है। कहाँ पर है ये? नेपाल में। नेपाल में है भाई लोग। तो सब ये तो गलत है ना, ऑप्शन ए तो आपका क्या हो गया, राइट नहीं है। और प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है कंचनजंगा के लिए, ऑप्शन में दे रहा है हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। नहीं, कंचनजंगा ऊंची चोटी नहीं है। ऊंची चोटी कौन है सबसे? एवरेस्ट। तो पहला तो वैसा ही ऑप्शन जो है आपका ये जो है गलत है, हम लोग को सही छांटना है, कंचनजंगा के लिए सही। बी में है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है उसके उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय है। हिमालय के पढ़े हैं ना,
4 गो श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक का उत्पत्ति जो हुई है लास्ट में हुई है। हाँ, नहीं पढ़े हैं तो जरा शब्द धरिए, क्या क्या हम कैसे कैसे करें। यहाँ डिजिटल बोर्ड रहता तो अभी सारा से वर्ल्ड हम आपको माइंड में भर दिए होते। रूस से लेकर के दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान, यूएसए, कनाडा, जितनी भी देश हैं या महासागर संधियां हैं, मैं आपके दिमाग में फिट कर देता। लेकिन मेरे पास उस तरह से डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसके कारण फिगर बनाने में भी यहाँ समस्या है, बहुत तरह की बातें हैं। इसलिए ज्योग्राफी में चाह कर भी नदी, पहाड़, पर्वत, मरुस्थल, घास के मैदान नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। आप केवल अगर चाहते हैं कि मैं आपको निःशुल्क सारे क्लास पढ़ाऊं, थोड़ा सा केवल सपोर्ट कर दीजिए ना भाई। अपना ग्रुपवा है ना मोबाइलवा में, उस ग्रुपवा में मेरे वीडियो को सेंड कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी अगर उपलब्ध होगा तो मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। दिल खुश कर दीजिए मेरा एक बार, ज्योग्राफी भी और पॉलिटी भी एक एक अनुच्छेद मैं रटवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। केवल शेयर कर दीजिए एक बार दिल खोल करके। भाई के नाता, हम सर के नाते से नहीं पढ़ाते हैं कभी भी, सर के हैसियत पॉकेट में रखते हैं। भाई के नाता से हम आप लोग को जो भी है हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान, मैं उसको साझा करता हूं आपके साथ। आइए ऑप्शन नंबर बी देखा जाए। हाँ, बी तो आपको क्या हो गया, गलत हो गया। माउंट एवरेस्ट के उत्तर में क्या है, ट्रांस हिमालय है, कंचनजंगा नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, बी भी असत्य हो गया, ए भी असत्य हो गया, अब बी भी असत्य हो गया। हमको सत्य छाटना है, सत्य छाटना है कंचनजंगा के लिए। तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, देखा जाएगा। इसके बारे में तो आपको जानकारी ज्यादा होगा कि विश्व का तीसरा ऊंचा कौन है। हाँ, याद आ गया, विश्व का सबसे ऊंचा जो है एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत श्रेणी, चोटी। सबसे ऊंचा पर्वत जो है हिमालय पर्वत है, और चोटी में बात किया जाए तो आपको एवरेस्ट है। अब ये ना बताएं कि विश्व के सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। दूसरा कौन है, तो K2, ये भी आपका भारत में ही है। K2 को हम लोग गाडविन आस्टीन भी कहते हैं, गाडविन आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है जी, तो 8611 मीटर। ये कहाँ पर है, तो भारत में है। भारत के कहिएगा पीओके में, अभी तो पीओके में ही है वास्तविक जो इसका है। काराकोरम श्रेणी में देखिएगा जाकर के, ट्रांस हिमालय के पास, तो ये आपको मिलेगा। दूसर की ऊंची गाडविन आस्टीन हो गया, और तीसरी ऊंची आपका जो है चोटी, हाँ, कंचनजंगा, जो आपको सिक्किम में मिलेगा। कंचनजंगा, रेस्ट मारिएगा, गड़बड़ा नहीं ना रहे हैं, ये नेपाल में है, तो इसीलिए ये दोनों भारत में है। ओके, तो हिमालय जो है आपको तिब्बत में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, भारत में भी है। तो हिमालय का सबसे ऊंचा पूछे तो एवरेस्ट होगा 8848 मीटर, यह नेपाल में है। ओके, हिमालय का सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। यदि भारत में पूछेगा प्रश्न कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, इसी को गाडविन आस्टीन कहते हैं। और ये कहाँ है, हाँ, जम्मू कश्मीर, अब जो है लद्दाख में पड़ेगा। यह एरिया जो पड़ेगा लद्दाख पड़ेगा। भारत में मुख्य हिमालय का, क्योंकि ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय नहीं है, इतना जान लीजिए, हिमालय के पार का हिमालय है। हिमालय के पार यानी हिमालय से पहले की उत्पत्ति है ट्रांस हिमालय का। यही ट्रांस हिमालय में क्या है, हिमालय में क्या है भाई, तो गाडविन आस्टीन है। मुख्य हिमालय में पूछेगा, और वो भारत में मुख्य हिमालय का सबसे ऊंची चोटी तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम में है। ये भी भारत में है, लेकिन ये मुख्य हिमालय का नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का है। K2 जो है ट्रांस हिमालय का है। कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए कमेंट में। हिमालय का सबसे ऊंचा पूछेगा
तो एवरेस्ट होगा। भारत खाली पूछ देगा, चाहे कौनो श्रेणी हो के कौनो पर्वत हो, भारत का तो K2 होगा। वह किस पर्वत पर है? तो ट्रांस हिमालय पर है, यानी हिमालय से पहले जो था उसका पार्ट है। हिमालय का जो है 3 श्रेणियां है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। और वह पार का हिमालय, ट्रांस हिमालय को पार का हिमालय कहा जाता है, वह मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। इसलिए जब क्वेश्चन में पूछे मुख्य हिमालय का भारत में, मुख्य हिमालय का भारत में कौन सी ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा है, 8598 मीटर। तनिए सुन छोटा है, लेकिन आपको क्लियर रखना है इस चीज को, सिक्किम में है। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कहने का अर्थ है कि गलत कौन सा कथन है, सही नहीं है मतलब कि गलत को हम लोग को आंसर पकड़ना है। ए नंबर ऑप्शन है, अल्लाह काजी न्याय और धर्म विभाग का प्रधान होता था। सही है, सही है। का करिए मुल्ला, का करिए काजी, याद आया? यानी कि मुल्ला और काजी जो होते थे प्रधान होते थे, धार्मिक प्रधान होते थे। हाँ ठीक है, ये नंबर तो सही है, गलत नहीं है जी, हम लोग को गलत पकड़ना है। बी नंबर है, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी, हाँ सही है, सैन्य विभाग के प्रधान था मीर बख्शी, ये भी सही है, गलत नहीं है, गलत को पकड़ना है। आय विभाग का लेखा जोखा कौन रखता था? तो दीवाने ए आला, एक विभाग बनाया गया था दीवाने ए आला, ये भी सही है। आय व्यय के लेखा जोखा के लिए अकबर ने क्या करवाया था? दीवाने आला एक विभाग का स्थापना करवाया था। बरीद सूचना का अधिकारी था, सूचना के अधिकारी को बरीद कहा जाता था, ये क्या है? हाँ ये गलत है। बरीद आप कहिएगा सूचना के अधिकारी जो सूचना लाता था, यानी जिसे गुप्तचर भी कहते हैं, तो सही तो बोल रहा है सर जी, आप बोलिएगा। सूचना जो लाता है उसे बरीद कहा जाता है, बरीद, यानी उसे गुप्तचर, तो सही ना है। लेकिन नहीं, याद करिए दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। ये दिल्ली सल्तनत के काल में नहीं पूछ रहा है, ये दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल जब चल रहा था तब गुप्तचर को क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। ये अकबर यानी मुगल का काल में पूछ रहा है, तो मुगल के काल में यानी जो सूचना लाता था, सूचना अधिकारी था, यानी गुप्तचर, वाकिया नवीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वाकिया नवीस, वाकिया नवीस कहा जाता था मेरे भाइयों, वाकिया नवीस कहा जाता था। यह गुप्तचर मुगल काल में गुप्तचर को वाकिया नवीस कहा जाता था, और यही गुप्तचर को दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में बरीद कहा जाता है। और वाकिया नवीस से गड़बड़ाइएगा नहीं, मराठा का जब प्रशासन बनाते हैं कौन? छत्रपति शिवाजी 8 दिग्गज लोगों का एक समूह, प्रशासनिक समूह बनाते हैं, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। उस अष्टप्रधान में गृह मंत्री को वाकिया नवीस कहा जाता है। कहिएगा गुप्तचर को आप बताए थे सर वाकिया नवीस, लेकिन मुगल काल में ना हम बताए थे कि सब कार्यकाल में बताए थे? गुप्तचर को वाकिया नवीस बताए हैं, लेकिन मुगल के कार्यकाल में वाकिया नवीस कहा जाता है गुप्तचर को। और वही गुप्तचर को दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में बरीद कहा जाता है। और वही मराठा का शासन में जब आइएगा तो वाकिया नवीस किसको कहा जाएगा? गृह मंत्री को। हाँ गृह मंत्री को। उसमें सबसे मुख्य कौन होता था? पेशवा होता था। अष्टप्रधान में सबसे प्रधान जो होता था पेशवा, यानी प्रधानमंत्री कहा जाता था। उसी में देखिएगा तो गृह मंत्री एक पद था, गृह मंत्री। हाँ अमित शाह वाला गृह मंत्री नहीं,
ये तो वर्तमान के गृह मंत्री हैं। उस समय मराठा के प्रशासन में जो गृह मंत्री का पद था, वहां पर गृह मंत्री को क्या कहा जाता था? वाकिया नवीस। क्लियर कुछ हो रहा है? तो कौन सा असत्य है? आपका डी नंबर असत्य है, क्योंकि यहां पर दे रहा है सूचना के अधिकारी बरीद कहते थे, यानी बरीद सूचना का अधिकारी था। नहीं, बरीद सूचना का अधिकारी था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में, अकबर के कार्यकाल में नहीं। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी गलत है, और हम लोग को तो गलत को ही पकड़ना था, यानी पकड़ लिए गलत को। 10 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है ये जानना है। कथन बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि विजयनगर साम्राज्य में, हाँ ऑप्शन आप खट तियर मार दीजिएगा, अपना मन है, केवल थोड़ा सा समझ लीजिए ना। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था भाई लोग? 1336 में सर जी। उस समय दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल चल रहा था। इब्न बतूता उसी के कार्यकाल में आया था। उसी के कार्यकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही बहमनी साम्राज्य का स्थापना बाद में होगा। उससे पहले विजयनगर साम्राज्य का स्थापना होता है। इसमें विजयनगर साम्राज्य में देखिएगा तो 4 गो वंश, कगो 4 गो वंश याद कर लीजिए। पहला संगम वंश, दूसरा सालुब वंश, तुलुब वंश और अरबिडू वंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर के किया। किसकी प्रेरणा से? तब विद्यारण्य की प्रेरणा से। विद्यारण्य इसके गुरु रहते हैं, उसी की प्रेरणा से करता है। 1336 में स्थापना हुआ है इसका। हरिहर एंड बुक्का 2 भाइयों ने मिल करके स्थापना किया। किसकी प्रेरणा से? तो प्रेरणा यानी इसके गुरु जो थे विद्यारण्य की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और हरिहर बुक्का के बाबूजी के नाम रहे संगम साव, तो उन्हीं के नाम पर क्या किया? संगम वंश बना दिया। अपने पिता के नाम पर संगम वंश बना दिया। उसके बाद जो सालुब वंश के संस्थापक देखिएगा तो सालुब नरसिंह के द्वारा किया जाता है सालुब वंश की स्थापना। और तुलुब वंश में तो वीर नरसिंह स्थापना करते हैं तुलुब वंश का, और बिडू का तिरुमल स्थापना करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में ये 4 वंश, हाँ तुलुब वंश में ही आपको पढ़ना है राजा कृष्ण देव राय के बारे में। तेनालीराम वाला कहानी यहीं पर पढ़ने को मिलेगा। यानी KDR कृष्ण देव राय बहुत एक अच्छे शासक रहते हैं। वह किस वंश से? तुलुब वंश से विलंब करते हैं। कहां से? तिलुब वंश से। तुलुब वंश से KDR यानी कृष्ण देव राय, KDR कृष्ण देव राय विलंब करते हैं। संगम वंश में देखिएगा तो पहल का शासक का नाम हरिहर प्रथम, दूसर का शासक के नाम बुक्का प्रथम, तीसर का शासक के नाम हरिहर द्वितीय, और चौथा शासक कहिएगा कि बुक्का द्वितीय। नहीं, बुक्का द्वितीय नहीं है, देव राय फर्स्ट है। 5वां शासक देव राय सेकंड है। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। पहल का हरिहर फर्स्ट, दूसर का कौन रहता है? बुक्का फर्स्ट, तीसर का हरिहर सेकंड, चौथा शासक कौन रहेगा जी? चौथा रहता है देवराय फर्स्ट, और 5वां देवराय सेकंड।
हरिहर प्रथम ने क्या किया, तो स्थापना किया, हाँ वही किया था, हरिहर और बुक्का दोनों मिल के किया था। तब बड़का भैया शासक बनल था। 1336 में स्थापना विजयनगर का करता है। बुक्का फर्स्ट जो है इसी के काल में ढिचकियां मारा मारी हो जाता है। किससे? बहमनी साम्राज्य से। काहे खातिर हो? तो रायचूर दोआब खातिर। रायचूर दोआब का रहे, देख लीजिए, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है, दो आब कहा जाता है, दो आब कहा जाता है। ऊपर में जो नदी है कृष्णा नदी है मेरे भाइयों, और नीचे में जो नदी थी तुंगभद्रा, हाँ आज जो नीचे ही में है यानी दक्षिण में तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। और ये तुंगभद्रा नदी जाकर के उसी में मिल जाती है कृष्णा नदी में। कृष्णा नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ से कृष्णा नदी निकली है? तो महाबलेश्वरम नासिक से निकली हुई है। और ये जो है दो नदियां के बीच के दोआब जो क्षेत्र रहता है, इसी के लिए बुक्का फर्स्ट के समय बहमनी साम्राज्य से कई बार युद्ध हुआ है। और युद्ध होने के बाद जो है अंत में एक निर्णय निकलता है कि दोनों राज्यों का सीमा कृष्णा नदी होगा। बुक्का जो है फर्स्ट उपाधि लिया हुआ था देवमार्ग प्रतिष्ठापक। कौन सी उपाधि लिया था? देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि लिया हुआ था। यहां तक इसने अपना एक दूत मंडल चीन में विदा किया था। एक राजदूत मंडल बना करके कहां विदा किया? चीन में विदा किया था। हाँ, हरिहर द्वितीय के बारे में कहा जाता है, एक लाइन जान लीजिए, इसने भी हरिहर द्वितीय ने उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। अब बुक्का फर्स्ट कौन कैले रहे? तो देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था, जिसने एक दूत मंडल भी चीन में विदा किया था। देवराय फर्स्ट के समय 1440 ईस्वी में इटली से एगो यात्री आया था भारत में। उसका नाम था निकोली कोंटी। का नाम था? निकोली कोंटी। देवराय फर्स्ट के समय 1440 ईस्वी में इटली यात्री निकोली कोंटी आया था। निकोली कोंटी आया था। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य हम लोग को जो है कथन पकड़ना है। पहल का कथन है हरिहर फर्स्ट ने होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। ये बात एकदम सही है। जब हरिहर फर्स्ट जब शासक बना हुआ था, कुछ ही दिन के बाद होयसल राज्य से क्या होता है? युद्ध होता है और उसमें जीत करके होयसल को क्या करता है? विजयनगर साम्राज्य में मिला लेता है हरिहर फर्स्ट। ये सही है, हम लोग को गलत पकड़ना है यानी असत्य पकड़ना है। बी नंबर, बुक्का फर्स्ट ने चीन को एक दूत मंडल भेजा था। हाँ, बुक्का फर्स्ट जो है दूत मंडल एक विदा किया था, याद आ गया। देवमार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि भी धारण किया था। तो ये तो आपका सही है, हम लोग को गलत पकड़ना है। सी नंबर ऑप्शन है हरिहर सेकेंड ने बहमनी सुल्तान महमूद शाह फर्स्ट के साथ युद्ध किया और समझौता के तहत कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब पर विजयनगर का अधिकार हो गया। नहीं 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 नहीं, ये जो है हरिहर सेकेंड के समय नहीं युद्ध हुआ था, बुक्का फर्स्ट के समय युद्ध हुआ था और रायचूर दोआब को जो है जीत लिया जाता है। तो हरिहर सेकेंड इसमें लिखा है, तो सी नंबर क्या है? असत्य बात कह रहा है। यह घटना तो बुक्का फर्स्ट के समय घटा हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। और डी भी देख लीजिए, हड़बड़ाना नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संत विद्यारण्य की प्रेरणा से हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। एकदम बिल्कुल सही बात है, अभी तुरंत बताए हैं आपको। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संत विद्यारण्य की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था और अपने बाबूजी के नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर अपना वंश का नाम संगम रख दिया था। तो आज का जो सेवा है
इतना ही रहेगा। मेरा क्लास कैसा लग रहा है, मैं मेहनत करके तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं थोड़ा सा ही आपको दे पा रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा। दूसरी बात कि थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आप लोग से विनती है, अनुरोध है कि मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। आपके पास जो भी टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, थोड़ा दिल से भाई लोग शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल और बढ़ जाए। थोड़ा सा खाली मनोबल मेरा बढ़ाइए ना, उसके बाद देखिए मैं तो पागल हो जाऊंगा आपके प्यार में। तो आज का सेवा को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।